गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग बच्चों बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और डी ब्रोगली ने ये कह दिया था बच्चों के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर शो करता है, दोहरी प्रकृति शो करता है, कणीय और तरंगीय। और उसके लिए एक फॉर्मूला उसने दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा का अगर संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था प्लांक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो E इज इक्वल टू एच न्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बता दिया था मैंने कि न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पर इसके अंदर तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो देख सकते हैं। पिछली बार की क्लास में मैंने कहा था इन क्वेश्चंस के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि एक फोटोन है और उस फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य, फोटोन की तरंग दैर्घ्य, सपोज वो आपसे कहता है उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य है आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे कह दिया जाए उसके अंदर उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट एनर्जी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कह सकता है कि यदि एक फोटोन का संवेग या फोटोन संवेग निकल के वो कैसे, एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और आपसे कह दिया जाए कि उसका संवेग कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, यहाँ एनर्जी पूछा हुआ, संवेग पूछा है, पहले इसी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है एनर्जी से रिलेटेड और क्यों कह सकते हैं वेवलेंथ से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है बच्चों। एच हमारे पास में मालूम है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है बच्चों, इंटू सी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। लैम्डा मेरे पास में दिया इसने 6000 और 6000 को हम लोग हमेशा मीटर में रखेंगे बच्चों, एम के इस पद्धति में रखेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। याद रखने वाली बात है, बताया था आपको, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, पिछली बार वाली क्लास के इतना टाइप का क्वेश्चन है, हम काट लेंगे इसको, लगभग 1.1 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इधर ये 30 है आपकी, ये 10 है तो 10 की पावर माइनस का 7 कम, 3 कम हो जाएंगे ना भाई, तो 10 की पावर माइनस 7 ये बच जाएगा मेरे पास में। और 7 जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस की पावर जब ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाएगी, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो प्लस की 7 और प्लस की 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 15 पावर हो गया क्या। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो 15 प्लस की पावर है और ये मेरे पास में है आपका माइनस का 34, मतलब कितना हो गया 10 की पावर माइनस 19 हमारे पास में पावर बच जाएगी। इसमें से ये माइनस हो जाएगी बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.33 अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जूल के अंदर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बच्चों इसकी, तो इसके अंदर हम लोग सिंपल सी बात ये कर सकते हैं बच्चों कि हमको अब निकालना है पी, तो एच अपॉन लैम्डा होता है, एच हो गया 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा मेरे पास में दिया 6000 दे दिया बच्चों, एंगस्ट्रॉम में तो 10 टू द पावर माइनस 10, सेम थिंग इज हियर 1.1 टाइम हो जाएगा बच्चों। ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा तो 34 में से 7 माइनस कर देंगे तो संवेग कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस प्लस का 7 माइनस कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 27, मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास में 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ठीक है। और अगर हम लोग यूँ कह सकते हैं इसकी यूनिट रखें हम लोग तो संवेग की यूनिट रख देंगे। क्या होता है संवेग, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास किसमें नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी क्या होती है इसकी मीटर पर सेकेंड।
तो इसका आपकी यूनिट आ जाएगी। बात समझ में आ गई? इस टाइप से कई न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जिस थ्योरी के अंदर डाल्टन के बारे में पढ़ा, जे थॉमसन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में फिर नील्स बोर के बारे में पढ़ा, उसके रेडियस, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ा बच्चों। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर पढ़ी, हम लोगों ने नील्स बोर की कमियां पढ़ी। उसके बाद में डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोमरफेल्ड भी पढ़ा उसके बाद में। अब जो इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें से एक आध क्वेश्चन कई बार आया है, वो क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक हमारे पास में हेडिंग लिखी है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन बच्चों। लिख देता हूं टॉपिक में, टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग बच्चों एक जर्मन वैज्ञानिक था, और आप मतलब पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो मोस्ट ऑफ जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। हाइजेनबर्ग ने कहा कि देखिए, इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी पार्टिकल हो, उसकी स्थिति, पोजीशन उसकी, और उसके संवेग, इन दोनों का पता आप एक साथ नहीं बता सकते। इसने कहा कि किसी भी कण की स्थिति, सूक्ष्मतम कण की स्थिति तथा संवेग का पता एक ही समय में नहीं लगाया जा सकता, और अगर आप पता लगाएं तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, त्रुटि आती है, इसके मान में त्रुटि आती है। अगर स्थिति में त्रुटि डेल एक्स हो और संवेग में त्रुटि डेल पी हो, तो ये अप्रोक्स इक्वल होता है NH/4 पाई के। तो हाइजेनबर्ग ने कहा, क्या कहा बच्चों, कि किसी कक्षा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग की यथार्थता का सही पता नहीं लगाया जा सकता, और अगर पता लगाया जाए तो इसके मान में एरर आता है, त्रुटि आती है, जो NH/4 पाई का मल्टीपल होती है, पूर्ण गुणज होती है। बच्चों खास बात यह है, हम लोग जानते हैं कि डेल पी यहाँ पर हमारे पास में संवेग में परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन या त्रुटि है बच्चों। और संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान इनटू वेग होता है बच्चों। संवेग तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल डॉट एम डेल वी हो जाएगा बच्चों। और अगर मान लो बच्चों इसकी बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा NH/4 पाई एम डेल वी, एक फॉर्मूला ही हो सकता है। और हम लोग केवल डेल वी निकालें इसका, तो NH/4 पाई एम डेल एक्स, ये फॉर्मूला दो। तो इस तरीके से आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं हाइजेनबर्ग में। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का पता नहीं लगाया जा सकता, और यदि पता लगाया जाए तो इसके मान में त्रुटि आती है, जो NH/4 पाई का पूर्ण गुणज होती है। खास बात यह, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि ये जो सिद्धांत है ये केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। means the Heisenberg principle applicable only on micro particles, not macro particle। बड़े पार्टिकल पे ये यूज नहीं होता है। और मान लो यूज करें तो क्या होगा बच्चों, यूज करें तो क्या होगा बच्चों, बड़े पार्टिकल के लिए यूं कह सकते हैं, स्थूल कणों के लिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, स्थूल कणों के लिए इसका मान कितना आता है, नगण्य आता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको करके,
कि मान लीजिए एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग हाइजेनबर्ग अप्लाई करके देखते हैं, और एक क्रिकेट की बॉल है आपके पास में, 100 ग्राम की क्रिकेट की बॉल मान लेते हैं, दोनों पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास में कोई वैल्यूज आती है कि नहीं आती है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों। पहले हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग तो इसका स्थिति में परिवर्तन बात कर लेते हैं। तो डेल एक्स इजिकल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा बताइए बच्चों। डेल एक्स इजिकल टू मेरे पास, अच्छा एम डेल वी तो मैंने नीचे उतार लिया ना, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मेरे पास में कितना आ गया, डेल एक्स इजिकल टू एन एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी। यहाँ एन मान लीजिए मैंने पहली कक्षा के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एच आप जानते हो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, आपको मालूम है बच्चों। 4 आप जानते हैं, पाई 3.14 हो गया बच्चों, ठीक है। एम कितना हो गया बच्चों, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और वेग मैंने मान लिया इसका 1। तो बच्चों यहाँ मैंने वेग कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो अगर कैलकुलेट करें तो 4 3 12 हो गया अपने पास में, और ये 14 नहीं 12, तो अप्रोक्स 2 टाइम्स कट गया यार ये मेरे पास में, और इसको काट लिया तो 0.5 आ गया मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। और 0.5 या 91 है मेरे पास में, और ये माइनस 31 है, 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 31, तो प्लस का 31 हो जाएगा। 34 में से प्लस का 31 निकाल दें हम लोग, कितना बच जाएगा भाई, 10 के पावर माइनस का 3 निकाल दें, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। अगर इसको 5 को डिवाइड कर दें 91 से, कितना आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे अपन 0.0, ये आ जाएगा मेरे पास में, अपने पास में 0.0 और अप्रोक्स 5 या 6 के आसपास आ जाएगा। ये मेरे पास में एक वैल्यूज आ गया अप्रोक्स। ये मैंने किसके लिए निकाला, ये मैंने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई किया किस पे, इलेक्ट्रॉन। तब मैं 100 ग्राम के क्रिकेट की बॉल उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये इसके लिए कितना आया 0.5 × 10 टू द पावर माइनस 3। ये एक्चुअल में बच्चों नेग्लिजिबल तो नहीं है, ठीक है, कुछ एक वैल्यू है। अब मैं उसके लिए निकालता हूँ 100 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की बॉल के लिए निकालता हूँ मैं, जो कि 100 ग्राम की। देखिए इधर, अगर क्रिकेट की बॉल के लिए निकालता हूँ मैं यही फॉर्मूला लगा करके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने डेल एक्स इजिकल टू, एन को 1 माना था, एस 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 मैंने माना 4, ये 3.14 हो गया। एम मास कितना है क्रिकेट की बॉल का, कितना है 100 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों बताइए, 100 ग्राम है, और 100 ग्राम को जब हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते, बोलो सही है ना भाई। और उसके बाद में अपने पास में ये हो गया, और वेलोसिटी तो इसमें भी 1 मानी थी मैंने, इसमें भी 1 मान ली। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास में कि ये तो वही आपका 2 टाइम्स हो गया, ये 0.5 आ गया मेरे पास में। यहाँ इसकी बात करें तो माइनस की 2 पावर है और 3 पावर है, तो माइनस का 1 पावर मेरे पास में बच जाता है। यूपर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, मतलब एक कम होगा तो माइनस 10 की पावर माइनस 33 हो गया, और इंटू हो गया मेरे पास में 0.5। मतलब ये कह सकता हूँ कि इस 0.5 से पहले मुझे 33 जीरो अरेंज करनी पड़ेंगे। तो आप बताओ मुझे कि 33 जीरो के बाद में अगर 5 आ रहा तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल है। तो यूं कह सकते हैं कि बड़े कणों के लिए, स्थूल कणों के लिए, मैक्रो पार्टिकल के लिए इसकी जो वैल्यूज आती है बच्चों, वो वैल्यू आती है नेग्लिजिबल। तो यूं कह सकते हैं द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैक्रो पार्टिकल्स। बड़े कणों पर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता है बच्चों। ये प्रूव भी कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फॉर्मूलाज भी बता दिया। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक है बच्चों आपका क्वांटम नंबर्स। हेडिंग लिखिए क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। जेट में मोस्ट ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर।
क्वांटम संख्याएं। एक्चुअल में क्वांटम संख्याएं क्या है, क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक नंबर्स है बच्चों, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बताते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ इंडेक्स, क्वांटम इंडेक्स है ये एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम संख्याएं बच्चों हमारे पास में 4 टाइप की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, जिसके अंदर नाम है, पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है दिग्गंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारे पास में चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास में है बच्चों इसके अंदर, और उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल वही है स्कूल वाला प्रिंसिपल, ध्यान रखना, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात इसलिए, इसको प्रिंसिपल इसलिए कहा गया कि इस क्वांटम नंबर के बगैर, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल के बगैर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसकी वजह से, इसकी यूँ कह सकते हैं इसके अभाव में हम लोग इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करें, इट इज गिवन बाय निल्स बोर। निल्स बोर के द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या को बताया गया। दूसरी बात यह बच्चों, इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तीसरी बात यह है बच्चों इसके अंदर कि इसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो मान होता है, इसका मान शून्य नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। मतलब ये होता है कि यह 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होता है। नेक्स्ट खास बात ये बच्चों इसके अंदर कि ये कक्षा के 2, कोश के 2, ठीक है बच्चों, इसकी जानकारी देता है। ये इसको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर, यूं भी कह सकते हैं परमाणु आकार की जानकारी देती है। यह क्वांटम संख्या किस किस की जानकारी देती है? यह क्वांटम संख्या जानकारी देती है कक्षा की, कोश की, ऊर्जा स्तर की, परमाणु आकार की, सब की जानकारी देती है। इसे हम लोग यूं कह सकते हैं, या इसको 1 2 3 लिखें, इसको हम लोग के एल एम एन एंड सो ऑन भी कहा जा सकता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन m कक्षा में है तो मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन k कक्षा के अंदर है तो उसके मुख्य क्वांटम संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कक्षा क्या है? कक्षा या कोश किससे कहते हैं? तो यूं कह सकते हैं कि ये पाथ एक्चुअल में एक रास्ता है, यूं कह सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रोटेट और रिवॉल्व इज नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, क्या कहलाता है बच्चों? कोश कहलाता है। बात क्लियर हो गई? ऑर्बिट कहलाता है आपका। अब हम लोग बात करें इसका ऊर्जा स्तर या परमाणु आकार की जानकारी देती है। इसके बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो किसी भी कोश के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर अगर हम लोग कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होते हैं बच्चों 2n²। मतलब इस किसी भी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसको हम लोग 2n² से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ आ गई? इतनी चीजों के बारे में ये हेल्प करती हैं हमारे पास में। अब मान लीजिए मैंने यूं कहा आपसे 4s 3p या लिखा 4d, और मैंने कहा इसके अंदर बताइए मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी है? 4, इसमें कितनी है? 3, इसमें कितनी है? 4। अगर मैं आपसे कहूँ n = 4 है तो बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो यह मेरे पास में इलेक्ट्रॉन = हो जाएगा
2 इंटू एन स्क्वायर 16 का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारे पास में हो जाएंगे। या यूँ कह दें एक क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एम कक्षा के अंदर है, एम कक्षा में है, एक एम कक्षा के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। 3 हो गया मेरे पास में, मतलब 2n स्क्वायर, मतलब मेरे पास में हो गया 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 3 9 हो गया ना, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये मुख्य क्वांटम संख्या से हम लोग ये चीजें निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है बच्चों? दूसरा का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंडिंग लिख लीजिए, दिग्गंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करें बच्चों तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। खोज किसने की थी? किसने की थी? बिल्कुल सही है, बता चुका हूं पहले, सोमरफील्ड ने इसकी खोज की, सोमरफील्ड द्वारा खोज। किससे दर्शाते हैं इसे? स्मॉल एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, किसकी जानकारी देता है? ये उपकोष की जानकारी देता है, उपकोष की जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, ये उपकोष के बारे में बता देता है आपको, या यूं कह सकते हैं उसकी त्रिविम विन्यास की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? त्रिविम विन्यास की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके अंदर इसका मान, इसका मान, ठीक है, n से कम होता है, फिर कितना होता है? n-1, मतलब ना तो इसका मान n के बराबर होगा ना n से ज्यादा होगा। यूं कह सकते हैं, मान लीजिए n अगर 5 है n बराबर, तो l इजिकल टू मेरे पास में 0 से 4 कुछ भी हो सकता है, 0 से 4 कुछ भी हो सकता है, इन द सेंस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं n इजिकल टू 50 कहूँ तो l इजिकल टू मेरे पास में 0 से 49 कुछ भी हो सकते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा n से एक कम होती है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए हम लोग किसी स्पेशल कक्षक की बात करें तो यूँ कह सकते हैं s के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, p के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, d के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, और f के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है, और g के लिए इसकी वैल्यू 4 होती है, और h के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। s के लिए कितनी होती है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 और h के लिए 5। वैसे s p d f ही आता है, g और h हम लोग यूँ कह सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मान लिया है। अगर निकाल जाए, अगर इससे हम लोग कोणीय संवेग निकालें, कक्षीय कोणीय संवेग निकालें, कक्षीय कोणीय संवेग निकालें तो वो होता है h/2π√L इससे हम लोग इसका कोणीय संवेग निकाल सकते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं बच्चों। ये कहलाती है आपकी दिग्गंशी क्वांटम संख्या। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलिए। इसके बाद में अगला है तीसरा, जिसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड लिखिए इसके अंदर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड है मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्या है बच्चों? चुंबकीय क्वांटम संख्या किसने खोज की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जीमान ने। किसने की थी बच्चों? जीमान ने। कुछ बुक्स वाले इसको लेंडे भी लिखते हैं, बट जीमान इज द राइट आंसर। जीमान ने की थी। ठीक है बच्चों, इससे दर्शाते किसे? इसे किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाते हैं स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इसका मान जो होता है बच्चों, इसके कुल मान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसके कुल मान होते हैं बच्चों एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं कि अगर एन इजिकल टू आपके पास में 4 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, तो एम के कुल मान कितने होंगे बताओ? कितने हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर 16। आपको इस तरीके से दो यूं कह सकते हैं, इसके मान को -L 0 + L तक लिखते हैं, या यूं कहें इसके मान 2L + 1 के बराबर होते हैं। समझा देता हूं कैसे। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। इसको समझो कि मैंने आपसे ये कह दिया, इसी को समझा रहा हूं बच्चों, गौर से सुनना, और इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। मैंने कह दिया आपसे n = 4 है, तो L = तो कितना होंगे और M = कितना होंगे। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या अगर 4 है मेरे पास में, SPDF की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं n = 4 है, तो L = मतलब दिग्गज क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो भी मान होता है उससे एक कम ही होता है। अगर ये n = 4 है, तो L बराबर मेरे पास में क्या होगा? L बराबर मेरे पास में 0 से 3 कुछ भी हो सकता है। 0 से 3 कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, 0 से 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब यूं कह सकते हैं मेरे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। और जब इसके मान को हम लोग लिखें, तो 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -1 0 + 1। 2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -2 -1 0 +1 +2। और 3 को लिखेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 टोटल। ये तो लिखेंगे बच्चों, बताओ। क्योंकि मैंने कहा m का जो मान लिखते हैं वो -L से शुरू करते हैं और +L तक लिखते हैं। तो टोटल मान काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने मान आ रहे हैं? 16। कितने मान आ रहे हैं? 16। तो यूं कह सकते हैं, बताओ मैंने क्या टोटल मान कितना बताया? 16 बताया गया। तो 16 कोई नंबर नहीं है, 16 डिजिट्स है। मान लीजिए यूं कहें कि किसी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 5। तो 5 किसी का नाम है क्या? नहीं, 5 किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस क्लास के अंदर जो 5 बच्चे बैठे, एक का नाम राम होगा, एक का नाम मोहन होगा, एक का नाम सीता होगा, एक का नाम गीता होगा, एक का नाम गोपाल होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो 5 मैंने बताया इट्स अ नंबर, लेकिन वो 5 कौन कौन से हैं वो, जैसे इसी तरीके से कहें कि n = 4 है, तो आपके टोटल मान कितने होंगे? 16। लेकिन वो 16 कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये वाले निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहें कि इस वैल्यू से निकालें, तो m = अगर ये निकालें बच्चों, तो मेरे पास में हो जाएगा m = 2 × कितना है बोलो? यहाँ l मेरे पास में कितना है? यहाँ L = तो यहाँ फिक्स तो है ही नहीं, सब चीज अलग अलग है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर एप्लीकेबल मत करना, ये ध्यान रखना। कि 2L + 1 हमारे पास में डेफिनेट क्वांटम नंबर आएगा, उसके डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके लिए ही करेंगे। अभी बताता हूँ वो भी एग्जांपल में। ये बात समझ आ गई क्या आपको कि जब भी हम लोग निकालें, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि n = मेरे पास में 5 है,
तो L इजिकल टू कितना होगा, तो आप कहोगे सर L इजिकल टू मेरे पास में 0 से 4 कुछ भी हो जाएगा। मैं कहूँ 0 से 4 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 से कम होगा। और मैं कहूँगा इसके टोटल, इसके लिए टोटल M के मान कितने होंगे, आप कहेंगे सर 25 होंगे। तो क्या 25 किसका नाम है क्या, नहीं, 25 डिजिट्स एक्चुअल में। और 25 डिजिट्स अगर मैं लिखना चाहूंगा तो सेम इसी की तरीके से लिख देंगे। पहला 0 हो जाएगा, इसके लिए -1, 0 + 1 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, -2, -1, 0 +1 +2 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -4, -3, -2 -1, 0 +1 +2 +3 और +4, टोटल काउंट कर लो 25 ही आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कहने का मतलब ये एम के टोटल मान अगर आपको निकालने तो इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ये लूं बच्चों, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मेरे पास में 4D कोई कक्षक है और आपसे कहा गया इसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। तो बताइए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर, मुख्य क्वांटम संख्या n इजिकल टू हो जाएगा 4, L इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये फिक्स है एक्चुअल में। जब ऐसे दिया हो, SPDF नहीं दिया हो, केवल n की डायरेक्ट वैल्यू दी हो तो फिर उतना ही होता है। ठीक है, L का मान 0 से 4 हो जाएगा। अगर n इजिकल टू 50 होगा तो L इजिकल टू 0 से 49 हो जाएगा। लेकिन 4D दे दिया तो फिर D के लिए हमें सोचना पड़ेगा और ये फिक्स होता है। L की बात करें तो आपको पता है L की वैल्यू S के लिए तो 0 होती है, S कक्षक के लिए। P कक्षक के लिए कितनी होती है बच्चों, P कक्षक के लिए 1 होती है। D के लिए कितनी होती है, 2 होती है। F के लिए कितनी होती है, 3 होती है, अभी बताया आपको मैंने। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास में, D की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में, मतलब n इजिकल टू मेरे पास में 4 हो गया, L इजिकल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब m इजिकल टू निकालना तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास में 2L + 1 और 2L कितना है मेरे पास में, 2, तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, नंबर अलग अलग होंगे 5। मतलब ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5, -2, -5, -4, -3, -2, फिर +1 +2 +3 +4 +5। तो यूं कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें और दूसरे जो बाकी क्वांटम संख्या उनकी बात करें तो हमारे पास में यूं कहा जा सकता है, सिंपल से बात कहें तो 2 टाइप के क्वेश्चंस में बन सकते हैं। अभी फिलहाल जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो एक तो ये हो जाएगा बच्चों कि अगर आपको डायरेक्ट n की वैल्यू दे आपसे और L और M पूछेगा तो फिर मैंने बताया इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब L की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। अगर n इजिकल टू 100 दे रहा है, n इजिकल टू 100 दे रहा है तो L के मान कितना हो, 0 से 99 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर m की बात करें तो n इजिकल टू 100 दे रहा तो 100 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 10,000 वैल्यूज वो हो सकती हैं। लेकिन दूसरा है वो इस तरीके से देते हैं के साथ 3s है, 3p है, 4f है। इसके लिए निकालना हो तो इसके लिए n इजिकल टू तो ये 3 और 4 हो जाएगा, L इजिकल टू इसके लिए 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, p के लिए 1 हो जाएगा, f के लिए 3 हो जाएगा। और इसी के बाद में अगर वो ये आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया इसके लिए m की वैल्यू निकालो तो m की वैल्यू आप निकालेंगे 12 + 1 से, 12 + 1 से निकालेंगे, f इजिकल टू 3 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। और 7 को हम लोग इस तरीके से माइनस से शुरू करेंगे और प्लस तक लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में। पहले अभी एक क्वांटम संख्या और है, उसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं, और वो है बच्चों आपका चक्रण क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। हेडिंग लिखिए चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। दो बच्चों इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको दर्शाते हैं हम लोग, इसे एस से दर्शाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसके कुल 2 मान होते हैं, 2 मान होते हैं, या तो ये +½ होगा या ये -½ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण
दक्षिणावर्त दिशा में होगा, दक्षिणावर्त दिशा में होगा, ठीक है, तो इसके लिए प्लस हाफ लेंगे। अगर क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कि ये दक्षिणावर्त, तो प्लस हाफ लेते हैं। और अगर ये वामावर्त दिशा में होता है, वामावर्त दिशा में होता है तो ये लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका मान कितना होगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं देयर आर टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ इज responsible for the clockwise rotation, minus half responsible for the anti-clockwise rotation. Is that clear or not? ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोग आगे बात, ठीक है बच्चों, तो ये कह सकते हैं माइनस हाफ होगा वामावर्त दिशा के लिए और प्लस हाफ होगा दक्षिणावर्त दिशा के लिए। खोज किसने की थी इसकी? डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्मिथ और यूलेनबेक। ठीक है बच्चों, इसका अगर कोणीय संवेग की बात, चक्रण कोणीय संवेग की बात करें, चक्रण कोणीय संवेग की बात करें बच्चों, तो उसका मान होता है s इजिकल टू h/2 π√(s)s+1। सेम दिग्गज से क्वांटम संख्या की तरह वहां l था, यहाँ s आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब लोग बात कर रहे हैं आपसे क्वांटम संख्या। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में बात की और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में बात की। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्वांटम संख्या की बात करें, 4 टाइप के बताए मैंने। कौन कौन से बताए जल्दी से बोलो। एक बताया मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। मान कितने होते हैं, किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। खोज किसने की थी? नील्स बोर ने। उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको, इसके अंदर टोटल मान, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? 2n² से निकालते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया ये ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है या कोश की जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, यही कह सकते हैं परमाणु आकार की जानकारी देता है। इसका मान 1 2 3 से इनफाइनाइट तक हो सकता है, 0 कभी भी इसका मान नहीं होता है। ये बताया मैंने आपको। दूसरा बताया मैंने आपको दिग्गज क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, दिग्गज या एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर की खोज किसने की थी? ये की थी सोमरफेल्ड ने। और सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके अंदर इसका मान 0 से 1 2 3 हो सकता है, मतलब ये कह सकते हैं n-1 के इक्वल होता है। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर n इजिकल टू 5 है तो l का मान 0 से 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n इजिकल टू 10 है तो l इजिकल टू 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। एक कम करके 0 से तक ले सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए ये SPDF की बात करें एजीमुथल के लिए, तो s के लिए इसका मान 0 होता है। l की वैल्यू बता रहा हूँ दिग्गज क्वांटम संख्या की, l के लिए इसका मान 0 होता है, P के लिए इसका मान 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है, G और H अपन अल्फाबेटिक आगे चल सकते हैं 4 और 5। ठीक है, उसके बाद में ये बताया मैंने आपको कि दिग्गज से क्वांटम संख्या का जो कक्षीय कोणीय संवेग होता है h/2 π√L+1 होता है। और एक बार बताया बेटा इसके अंदर मैंने आपको दिग्गज क्वांटम संख्या की कि उपकोष की जानकारी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर उपकोषों के विन्यास, अभिविन्यास की बात करें तो कौन देता है बच्चों? चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब उपकोषों के विन्यास की जानकारी देता है, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। खोज जीमान ने की थी। और m के जो टोटल मान होते हैं वो n² के बराबर होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन अगर वैसे मान निकालना SPDF दे रखा हो 12+1 से निकालते हो। जब इसको लिखना हो तो -l से लेकर के +l तक इसके मान लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? उसके बाद में आगे हम लोग बात करें इसके अंदर चक्रण क्वांटम संख्या की। तो चक्रण क्वांटम संख्या की खोज यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने की थी बच्चों। इसको स्मॉल s से दर्शाते हैं और इसका मान +½ या -½ हो सकता है। +½ इसके क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होता है, जबकि -½ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होता है। अब खास बात ये बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब करेंगे हम लोग। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे उसको डील करना है, किस तरीके से डील करना है, ये अगले लेक्चर हम कराएंगे। तो अगला लेक्चर हमारा क्वांटम नंबर के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप देखिए बच्चों इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट खींच करके और हमारे जो है चैनल उसके ऊपर
भेज सकते हैं सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।